लास्ट डिस्कशन हमारा क्या है चल रहा था? वेरिएबल्स ना। तो कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं? क्लास लेवल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल एंड पैरामीटराइज वेरिएबल, पैरामीटर वेरिएबल्स, है ना? यहाँ तक क्लियर? चलो अभी प्रैक्टिकल देखते हैं सारा। मेथड्स का यूज क्या है, नीड क्या है, क्यों मेथड्स बनाते हैं, यहाँ क्लियर मेथड। बाकी लोग कहाँ है यार, अभी कोई ज्वाइन नहीं किया? कंफर्म कर दो यार, बैच स्टार्ट हो गया। ठीक है, ग्रुप में कोई भी। एडिट प्लस कितने लोग हैं? एडिट एडिट प्लस चला रहा है कितने लोग? आईडी डिफरेंट आईडी या चला रहे हैं? एडिट प्लस कौन कौन यूज कर रहा है अभी? सभी लोग? हेलो, आप कौन सा एडिटर यूज कर रहे हैं? साक्षी, नैनिका, हाँ बोलिए। सर एडिट एडिट, प्लस ही डाउनलोड किया है। अच्छा डाउनलोड किया है, ठीक है। एडिट प्लस का सर कॉन्फ़िगरेशन। अभी सर मुझसे सही से हो नहीं पा रहा है एक्चुअली, थोड़ा टाइम हम्म लगेगा ना, धीरे धीरे हो जाएगा। नहीं, धीरे धीरे क्यों टाइम लगेगा? क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है एडिट प्लस में, बताइए। थोड़ी सर अभी कंपाइलेशन में हो जाती है दिक्कत, मतलब कुछ हाँ गड़बड़ है बता रहे। हाँ हाँ, उसका बता रहे हैं, सेटअप दे बता रहे हैं, ठीक है। देखो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कुछ भी किसी भी चीज से रिलेटेड आप पूछिए कि सर मेरा ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, इस रीजन से हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा, हमारा बताइए, हम सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि जब मैं आपको टास्क दूं या कोई चीज़ें आपको बनाने के लिए बोलूं तो आप उस टाइम पे बोलो कि सर मैंने तो अभी तक मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया, अभी तो मैंने एक भी प्रोग्राम रन ही नहीं किया। तो ऐसा नहीं, आप मेरे साथ पैरेलली चलिए। जितना मैंने आप प्रैक्टिस कराया, जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ, बस आपको ज़्यादा नहीं करना है, बट रिवाइज करते हुए सारी चीज़ों को चल। ठीक है, देखो, जितने लोग को भी आप लोगों में से एडिट प्लस यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। इसमें क्या है, एक आपका 30 डेज फ्री रहता है, फिर इसके बाद लाइसेंस के लिए वो आपको परचेस करने के लिए बोलेगा। तो आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली जब ये पेज आएगा पॉपअप बॉक्स, इसको डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद जो भी आपको क्लास बनानी है, आपको मालूम है, न्यू फाइल, न्यू के अंदर जाइए, आप जावा फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, जावा आपका आपको दे देगा। अब इसमें कॉन्फ़िगर क्या करना है, दो चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना है अभी फिलहाल के लिए। कौन कौन सा? फर्स्ट आपको प्रोवाइड करना है इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है कंपाइलर, ताकि आप कंपाइल कर सके, जावा एग्जीक्यूट कर सके। जावा पी इसका पैकेजिंग के लिए है। फिर जावा हाइफन वेरबोज वगैरह है तो आपको बताएंगे, जावा वेरबोज, जिसको भी रहने दो। मेनली आपको दो चीज़ें ज़रूरत है इस आईडीई के लिए, ताकि आप अपने कोड को कंपाइल करें, ठीक है। तो कंपाइल के लिए इधर आपको आपको मिलेगा टूल्स। कौन सा, किस में जाना है? फर्स्ट टूल्स में। तो कंपाइलेशन के लिए कौन से फोल्डर में? टूल्स। टूल्स के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पास आपको टूल्स, टूल्स में क्लिक कीजिए, प्रेफरेंसेस। क्या मिलेगा? प्रेफरेंसेस, यूज़र टूल। तो यहाँ आप प्रेफरेंसेस एंड यूज़र, कहाँ जाएंगे? प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस के बाद आपका आएगा यूज़र टूल्स। यूज़र टूल्स नेक्स्ट, प्रेफरेंसेस, यूज़र टूल्स के अंदर यूज़र टूल, ठीक है, टूल्स यूज़र टूल। यहाँ आपको ग्रुप नेम सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ग्रुप का नेम, ग्रुप नेम सेलेक्ट कीजिए
क्या है ग्रुप का नेम, आप ग्रुप का नेम कुछ भी रख सकते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो भी रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ही आप ग्रुप नेम आप अपना जो भी ऐड करना है ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो आपने ग्रुप 1 किया, इसके अंदर आप ऐड टूल्स, ऐड टूल्स प्रोग्राम्स, ऐड टूल्स के अंदर प्रोग्राम, प्रोग्राम में जब आप प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आएगा मेन्यू टेक्स्ट, मीन्स प्रोग्राम का नेम, क्या क्या काम करना है आपको, कंपाइल करना है, एग्जीक्यूट कराना है, पैकेजिंग करना है, जो भी आपको काम करना है। तो आप कंपाइल के लिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सी ओ, आप पूरा नाम लिख लीजिए, मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ कंपाइलर तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंपाइल। कमांड, कमांड क्या है, आपको कमांड सेलेक्ट करने होंगे जिधर आपका इंस्टॉल है कंपाइलर, किसमें, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा फोल्डर, JDK 1.8, बिन फोल्डर, देन इसके बाद जावा C.exe कंप्लीट एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। इसको कर दीजिए ओपन, ये देखिए आपका यहाँ पास कंपाइलर ऐड हो गया, ठीक है। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में आप यहाँ पास डाउन एरो पे क्लिक कीजिए, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है फाइल नेम विथ एक्सटेंशन, तो जो आप यहाँ पास जो भी फाइल देंगे विथ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के साथ, तो यहाँ पास आपने यहाँ पास लिख दिया फाइल नेम, सॉरी नो एक्सटेंशन हो गया, फाइल नेम विथ एक्सटेंशन, विदाउट एक्सटेंशन फाइल नेम, सॉरी फाइल नेम, इसको चूज कर लीजिए, इधर इनिशियल डायरेक्टरी, फाइल डायरेक्टरी वगैरह दे दीजिए, बाकी और जेन की जरूरत नहीं है, इसमें आपका फाइल नेम रहेगा विथ एक्सटेंशन। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट अप्लाई एंड ओके, ये हो गया आपका कंपाइलर ऐड। इसी तरह से सेम प्रोसेस आप जो इसके अंदर जाएंगे जावा सी के लिए, इसके अंदर आपको जावा, सॉरी जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने के लिए यूजर टूल्स के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेरा ऐड हो गया है कंपाइलर। कंपाइलर क्या ऐड है, ये फर्स्ट मेरा कंट्रोल 1 पे ऐड है, यहाँ कंट्रोल 5 पे, अगर मैं कंट्रोल 5 प्रेस करूंगा तो मेरा कोड कंपाइल होगा, और कम, अब मुझे क्या ऐड करना है, एग्जीक्यूट कराने के लिए कमांड, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस के अंदर आप ऐड टूल प्रोग्राम्स, क्या नाम है, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए, फिर से आप कमांड ऐड करेंगे जावा, जावा EXE, ठीक, जावा EXE आपने सेलेक्ट कर लिया, इधर आपको फाइल नेम विदाउट एक्सटेंशन, फाइल नेम चाहिए लेकिन आपको एक्सटेंशन नहीं चाहिए, विदाउट एक्सटेंशन, तो ये आप सिलेक्ट कीजिए डायरेक्टरी, फाइल डायरेक्टरी जो है वो, इसको प्री रन की जरूरत नहीं है यहाँ पास, अप्लाई एंड ओके। तो ये दो चीज़ें आपने यहाँ पास टूल्स में ऐड किया, तो आपका जो शॉर्टकट की बनेगा प्रोग्राम को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कराने के लिए, क्या बना है यार, कंट्रोल 5 एंड कंट्रोल 6, मेरे में कंट्रोल 5 एंड कंट्रोल 6 बना है, आप में स्टार्टिंग होगा तो कंट्रोल 1 एंड कंट्रोल 2 बनेगा, ठीक है। तो कंट्रोल 1 एंड कंट्रोल 2 आपका होगा, और मैं इसको करता हूँ अभी के लिए फिलहाल के लिए डिलीट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। आप इस यहाँ से एग्जीक्यूट प्रोग्राम करके रिमूव, कंपाइल प्रोग्राम रिमूव, ऐसा कर देंगे, अप्लाई एंड ओके। अब मेरे पास देखिए रिमूव हो गया, मेरे पास क्या है, कंपाइलर, कंपाइल करने के लिए कंट्रोल 1, अब मुझे कोई प्रोग्राम कंपाइल करना है, ये प्रोग्राम है, इसको मैं कंपाइल करने जा रहा हूँ, तो मुझे कंपाइल करने के लिए कौन सा कंट्रोल प्रेस करना होगा, कि कंट्रोल, फर्स्ट आप सेव कीजिए प्रोग्राम को, क्या नेम से सेव करेंगे, कोई सा भी नेम लीजिए, क्या नाम से, मान लीजिए ए, कंट्रोल S, सेव जावा, कंट्रोल 1
ये कंपाइलर एग्जीक्यूट हुआ और ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल। देन इसके बाद आप Ctrl+2 प्रेस कीजिए, ये आपका हेलो वर्ल्ड आउटपुट। समझ में आया नैनिकानंदन? इतना सेटअप कर लोगे? यस सर। ठीक है, बस इतना करना है, आप इतना कर लीजिए, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कीजिएगा, फिर बताइएगा आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर देख लेंगे, है ना? सर मेरा सर मैं एक्सपायर कल हो गया था। बताती हूँ फिर। हाँ हाँ सर मैंने हाँ, क्या इंस्टॉल किया था तो वो एक्सपायर हो गया है अभी। क्या एक्सपायर हो गया? एडिट प्लस। एडिट प्लस एक्सपायर हो जाए ना तो ये आप देखिए, मेरा भी एक्सपायर ही है। ये क्या नाम है, कहाँ है यार ये? 30 day एवोल्यूशन पीरियड हैज बीन एक्सपायर्ड, है कि नहीं? अरे एक्सपायर है ना? यस सर है। हाँ, तो मैं भी तो यूज कर रहा, आप भी यूज कीजिए ऐसे ही, कुछ टाइम के लिए है, फिर उसके बाद आप आईडी यूज करेंगे। जैसे सर जैसे एक्लिप्स मैं हो गया, अभी एचटी। वीएस कोड हम्म पे चलाता हूँ तो फिर हम्म। इंटेलिजे है एक उस पे। अभी VS कोड इंटेलिजे पे भी आप बिल्कुल मत चलाओ, अगर चलाना होता तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल देता, तो मैं यहाँ एडिट प्लस पे क्यों बताता? मेरे पास सारी चीज़ें है, HTS है, एक्लिप्स है, सब चीज़ें हैं। यहाँ रीज़न ये है क्योंकि इसमें कंपाइलर नहीं होता है बाय इंटरनली, इसमें हमें ऐड करना होता है, और कंपाइल करने के लिए कमांड यूज़ करने पड़ते हैं। और IDE वगैरह जो यूज़ करेंगे उसमें क्या होता है, इंटरनली कंपाइलर होता है, वो ऑटो कंपाइल करता है सारा प्रोग्राम, आपको आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कहाँ एरर किया, क्या मिस्टेक किया, वो सब मतलब किस रीज़न से आपका प्रोग्राम रॉन्ग आउटपुट दे रहा। आप स्टडी पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे लॉजिक को, आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें पता चलते जाएगी, यहाँ गलत है यहाँ पर सुधार लो, यहाँ गलत है यहाँ सुधार लो। वो ऑटो सजेशन के लिए, ऑटो सजेशन ऑन रहता है, तो उसमें आपका जो एफर्ट है वो नहीं लगा पाएंगे, आप लॉजिक नहीं लगा पाएंगे, आप वीक हो जाएंगे स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में औरों की तरह जल्दबाजी ना करें, जितना स्क्रैच से आप चले, जितना स्लो आप अभी पढ़ोगे उतना फास्ट आप आगे बनोगे, आगे डेवलपर। ठीक है, उतना का अच्छा काम करोगे। कुछ लोग फास्ट भागने के चक्कर में सारा बेसिक कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं, इसी वजह से रीज़न क्या होता है कि अरे हम कर लेंगे तो इजी है। इजी कुछ नहीं है यार, जो चीज़ें हमें दिखती है इजी, वही उसी से रिलेटेड चीज़ें अगर इंटरव्यूअर पूछ देगा तो हम नहीं बता पाएंगे। कॉन्सेप्ट समझिए, आईडी अभी मत यूज़ कीजिए, ठीक है? कोई भी आईडी अभी यूज़ नहीं करेगा, अभी सभी लोग मैनुअली ही काम करेंगे। मैनुअली मीन्स खुद कंपाइल करेंगे, टेस्ट करेंगे, रन करेंगे। यहाँ आप कोई भी मिस्टेक करोगे, कुछ भी लिखोगे तो कंपाइलर आपको बताने वाला नहीं है। या कुछ भी लिखिए, कहीं एरर आ रही है, कहीं एरर आ रहा है, बोलो क्या प्रोग्राम मैंने सही लिखा है? आप कुछ भी लिखोगे आपको पता, लेकिन आईडी एक लाइन भी गलत लिखोगे तुरंत बता देगा कि ये चीज़, ये वेरिएबल नहीं है, आपको वेरिएबल के साथ आपको ये डेटा टाइप नहीं यूज़ कर सकते, आपको ये डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा, ये इंट नहीं है, आपको स्टैटिक लगाना पड़ेगा, स्टैटिक नहीं है, सारी चीज़ें आपको सजेस्ट करता जाएगा, आप सिर्फ उसको सिलेक्ट करते जाओगे और ऑटोमेटिक आपका प्रोग्राम बन जाएगा। लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली था क्या, वो तो आईडीई ने बताया तो आपको समझ में आया, लेकिन आपका माइंड वर्क नहीं कर रहा है कि यहाँ पास क्या होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हमें ऐसे अपने आप को खुद को ट्रेन नहीं करना है कि हमें कोई बताए तब हमें पता चले कि ओ हमने यहाँ मिस्टेक किया, वर्ड नहीं यहाँ पास इंट टाइप होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्यों होनी चाहिए, किस रीजन से होना चाहिए, ये नहीं मालूम है। तो कभी हमको कॉम्प्लेक्स लॉजिक सॉल्व करनी होगी तो हम कर पाएंगे, नहीं कर पाओगे उस टाइम पे। ठीक है, औरों की तरह मत बनो, एक बेस्ट डेवलपर बनो, बढ़िया सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कब आपको आईडी यूज़ करनी है। 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मैं खुद बताऊंगा आपको, आईडी पे ले चलूंगा, है ना? आपको बेस जितना आपका स्ट्रांग होगा उतना आपका बिल्डिंग स्ट्रांग होगी, अच्छी बनेगी। ठीक है, देखो समझो। अच्छा, और किसी को कोई इशू? हेलो, अरे किसी को? जैसे सर मैं ये एडिट प्लस ऑन करता हूँ तो वो यही मतलब बोलता है कि ये एक्सपायर हो गया है, उसके बाद फिर वो क्विट करने का ऑप्शन आता है तो वो क्विट हो जाता है अरे तो क्विट मैं अभी सीधे क्या तौर पे। बताए हैं यार,
अभी मैंने क्या बताया, ये क्विट करने का ऑप्शन आ रहा है ना, नहीं आ रहा। अगर मैं इसको क्विट करूंगा तो क्या होगा बोलो? हाँ, क्विट हो जाएगा सर। ये देखो क्विट हो गया। आप क्विट करने के लिए आपको कौन बोल रहा है कि क्विट करो? मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अगर ये नहीं करना है, इसमें एक फायदा ये है, एडिट प्लस में फायदा क्या है कि इसमें कमांड्स मिल जाते हैं। देखो ये आ गया क्विट करने के लिए, तो क्विट करोगे तो, लेकिन क्विट नहीं करना है आपको, ड्रैग करके नीचे कर लेना है बस, बाकी आप काम करते रहो। फायदा ये है कि इसमें आप टूल्स में, इसमें ये कमांड के थ्रू Ctrl+1 Ctrl+2 आपको शॉर्टकट बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये Ctrl+1 Ctrl+2 प्रेस करेंगे तो एक ही बार में दोनों काम आपको हो जाएगा, कंपाइल भी हो जाएगा, रन हो जाएगा। नहीं तो बाकी आप क्या करें, थोड़ा सा लेंदी अप्रोच है। अगर एकदम डेप्थ में देखना है बेसिक पे, तो एक नोटपैड ऑन कीजिए। क्या? नोटपैड। ये थोड़ा एडिट प्लस कलरफुल है तो हमें अच्छा लगता है देख के, सारी चीजें, कीवर्ड समझ में आते हैं, वेरिएबल, डेटा टाइप, सारी चीज समझ में आती है, इसलिए ये थोड़ा सा नॉर्मल है। एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में जाना है तो आपको क्लास, ठीक है, क्लास सैंपल, इसमें एक मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक void मेन parenthesis, ठीक, स्ट्रिंग एरे आर्क्स। नेक्स्ट, इसके अंदर आपने टाइप किया, कोई स्टेटमेंट प्रिंट किया, डॉट आउट प्रिंट एलन। जो एडिट प्लस पे प्रोग्राम बना के खुद से एक एक लाइन सारा लिखता है, समझ लो कि वो बेस्ट डेवलपर है, उसको हर एक चीज मालूम है। हाँ, फिर यहाँ पास आपने प्रिंट करा लीजिए कुछ भी, वेलकम टू माई ऐप, वेलकम टू माई ऐप। क्या करना है, Ctrl+S सेव किया। जब आप इसको सेव करोगे तो ये आपके आईडी, सॉरी कौन सा फोल्डर है आपका, नोट, एक मैं आपको मैनुअली बताने के लिए, डॉक फोल्डर बनाया। इसके अंदर आपने एक सैंपल डॉट, ये क्या है, txt, सैंपल डॉट txt क्लास का नेम। आप कुछ क्या रखेंगे क्लास का नेम, कुछ भी रख लो, XYZ ABC, कुछ भी, अभी के लिए आप कुछ भी रख लीजिए। अभी इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। अभी मान लीजिए आपने, क्या नाम है क्लास का, सैंपल डॉट txt, या फिर डॉट txt है, या फिर डॉट जावा, ठीक है। एक्सटेंशन आपका क्या होना चाहिए, डॉट जावा। तो आप इसको डॉट जावा सेव करें, एक्सटेंशन txt नहीं। तो सैंपल डॉट जावा आप सेव कीजिए। ये आपका जो प्रोग्राम है, ई ड्राइव न्यू CJ6 DOC, प्रोग्राम किस नेम से सेव हुआ आपका, सैंपल डॉट जावा। तो आप आईडी के थ्रू भी अगर सेव करेंगे तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है, सेम सीन है ना। ये क्लास का नेम, और यहाँ पास आपने क्या बनाया, सैंपल। सेव करेंगे तो आपको डॉट जावा फाइल मिलेगा। ओके, यहाँ मैंने एडिट की कौन सा, नोटपैड यूज किया। नोटपैड में अपना प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद यहाँ सेव कर दिया। अब कंपाइल करने के लिए CMD हमारे पास है, CMD कंपाइल, CMD ओपन किया, सेम डायरेक्टरी, इसी डायरेक्टरी में आके दूसरे डायरेक्टरी में नहीं, तो आपको क्या करना है, जावा सी सैंपल। अगर आपको दिख नहीं रहा तो इस तरह से इसको साइड कर लो ताकि आपको प्रोग्राम, ये क्लास का नेम प्रॉपर दिखे, जावा फाइल।
सैंपल डॉट जावा, जावा सी सैंपल डॉट जावा। तो ये चीजें जो यहाँ हम एंटर कर रहे हैं मैनुअली, आईडी हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमने यहाँ पास बाय डिफॉल्ट ऐड कर दिए है इस टूल में यहाँ, और वो कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिक कंपाइल कर देता है। ठीक, तो कंट्रोल 1 आप करोगे, कंट्रोल 1, तो ये कंपाइलर यहाँ से ओपन हो जाता है। ठीक है, सेव करने के बाद, अभी सेव नहीं किया है तो सेम सीन यहाँ मैनुअली आपको लिखना होगा, वहाँ आपको ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एंटर किया आपने, ये देखिए आपका डॉट क्लास फाइल जनरेट जावा सैंपल, ये आपका आउटपुट, वेलकम टू माय ऐप। आया समझ में? नोटपैड की हेल्प से आप कहीं भी कोई भी प्रोग्राम बना लीजिए, नोटपैड में डायरेक्ट सेक्शन आपने जावा रखा और उसको कंपाइलर और जेवीएम के थ्रू कंपाइल किया, जेवीएम के थ्रू एग्जीक्यूट करा दिया प्रोग्राम। समझ में आ रहा? तो यहाँ क्या है, यहाँ आप कुछ भी लिखेंगे, क्या एरर है, आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सॉरी। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? आयुष, जैकी, ठीक है। तो अभी आप लोगों को जो स्टेज है, ठीक है, ये नोटपैड वाला भी स्टेज, ठीक है, इस स्टेज में आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। आईडी आप बिल्कुल मत चलाइए, आप चाहे सीएस वाले हों चाहे नॉन सीएस बैकग्राउंड से हो, सभी के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस अभी नोटपैड पर करें। नोटपैड या फिर एडिट प्लस दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। इसमें बस ये है कि कुछ टूल्स हैं ऑटोमेटिक, इसमें कुछ जैसे कि HTML वगैरह कोड, क्या है कि कुछ चीज़ें हैं फास्ट बनाने के लिए। जैसे कि आपने कोई HTML, अभी आप बताएंगे HTML क्या होता है। ये देखिए HTML के कोड हैं, इसमें आपको टेबल्स क्रिएट करना है, कितने लाइंस के टेबल क्रिएट करना है, 3 लाइंस के। ये देखिए ऑटो कोड जनरेट हो गया। और इसी तरह से आपको इसमें रेडियो बटन, इमेज, कलर, आपको इमेज इंपोर्ट कराना, टेक्स्ट वगैरह लेना है, सा, सारी चीज़ फॉर्म बनाने हैं। तो ये देखिए फॉर्म्स वगैरह सब आ गया आपको बाय डिफॉल्ट, ये फॉर्म। तो ये कुछ आईडी है जो ऑटो कोड जनरेट करते हैं। जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पास ले लिया, ये है आपका सेंटर, अलाइन सेंटर करने के लिए। इधर इधर आपको अलग अलग, ये आपका स्टाइल है, डिवीजन, ये डिव क्रिएट करता है। ये आपका स्पैन टैग, कुछ भी आपको लिखने के लिए इसके अंदर हाय हेलो। समझ में आ रहा? तो आईडी सभी चीज़ के लिए फास्ट होती है। आपको कोई कलर अप्लाई करने के लिए कलर कोड, इसको अभी छोड़ो, बाद में देखेंगे। हाँ, तो आपको क्या क्या यूज़ करना है, या तो आप अगर कंफर्टेबल है ये ब्लैक एंड वाइट में तो आप नोटपैड यूज़ करें, अगर इससे थोड़ा सा बेस्ट चाहिए तो आप एडिट प्लस यूज़ कर लें। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है, इसमें क्या है थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह, कलर वगैरह अच्छा दिखता है, इसलिए आईडी थोड़ा अच्छी लगती है कोडिंग। और ये अगर किसी में कोई इशू आता है एक्सपायर का, तो आप इसको सिंपल ड्रैग कर दीजिए नीचे,
बाकी आप अपना कोड लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, अभी जरूरत नहीं है। हाँ, आपको क्या बताना है? क्या चल रहा था? वेरिएबल्स, ठीक है। चलिए हाँ, डेटा टाइप्स हो गया था, आइडेंटिफायर, डेटा टाइप्स, आइडेंटिफायर दोनों क्लियर। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में देखो सबसे पहले आपने कोई क्लास लिया, जैसे कि मान लीजिए क्लास, क्या है ये क्लास, एक क्लास के पास क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन मेथड के बाद, मेन मेथड अभी आपका स्टार्ट होगा लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बेसिक पहले आपको क्लियर हो जाए तो मेन मेथड के बारे में बताएंगे क्या है मेन मेथड। फर्स्ट वेरिएबल आप समझिए, देखिए एक मैंने क्या बताया, क्लास का नेम, अरे क्लास का नेम डबल है ना, ये क्या है, वापस हो गया क्या है, क्लास लेवल वेरिएबल, वेरिएबल सॉरी यार, क्या यार, क्लास लेने के टाइम पे ही प्रॉब्लम क्यों आती है यार, पूरा दिन सही रहेगा। हाँ, क्लास लेवल वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? स्टैटिक वेरिएबल, हाँ याद है, स्टैटिक वेरिएबल। सेकंड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, जिसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, क्लास लेवल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। कैसे पता चलेगा कि ये वेरिएबल स्टैटिक है? उसके कीवर्ड से। तो कीवर्ड आपका स्टैटिक होना चाहिए, स्टैटिक, देन इंट ए इक्वल टू, आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज भी करा सकते हैं। तो ये कौन सा है, डिक्लेरेशन है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है या वेरिएबल इनिशियलाइजेशन? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, इंट बी इक्वल टू 20, ये आपका स्टैटिक वेरिएबल है या नॉन स्टैटिक? नॉन स्टैटिक वेरिएबल। नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स दोनों आपका क्लास लेवल वेरिएबल है। ओके, मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग एरे AR आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट, हमें प्रिंट करना है अभी सिंपल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मीन्स न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन के लिए होता है एलन। यहाँ ए की वैल्यू प्रिंट करो, ए है ना, ए वेरिएबल, ए वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर किया गया उसकी वैल्यू प्रिंट करो। नेक्स्ट, बी में जो वैल्यू है उसे प्रिंट करो। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन बी, कॉपी, सॉरी कंट्रोल सेव। कंपाइल करने के लिए हमारे पास यहाँ कमांड है वहाँ CMD में टाइप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम प्रेस करेंगे कंपाइल के लिए Ctrl 1। कंपाइलर क्या आपको बता रहा है कि जो
कंपाइल टाइम पर जो एरर आ रही है वो क्या एरर आ रही है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन बी में यहाँ पॉइंट किया जा रहा है एरर। ये क्या है एरर, क्या है 1 एरर। a dot java line number 11 error, non static variable b cannot be referenced from static constant। ठीक है, कि जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है वो b आप स्टैटिक कांस्टेंट में यूज नहीं कर सकते, कोई रेफरेंस नहीं है, मीन्स इसके पास कोई मेमोरी नहीं है। तो क्या करना होगा आपको, फर्स्ट मेमोरी, ए वेरिएबल को तो मेमोरी मिल गई, कैसे, स्टैटिक कीवर्ड से। बी वेरिएबल को मेमोरी कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, बोलो। सर या तो बी को ये स्टैटिक वॉइड के नीचे लिख दें तो हो जाएगा वो। स्टैटिक वॉइड के नीचे क्या लिख दे सर इंट बी इक्वल टू 20। इंट बी इक्वल टू 20, मतलब इससे बोल रहे हो आप ये इसको कट करके इसके नीचे लिख दे, ऐसा। यस सर। ठीक है, ओके, मैं एक मेथड बना रहा हूँ, ठीक है, बताना। एक मेथड बनाया मैंने, क्या करने के लिए, पब्लिक कुछ भी डेटा आपको, पब्लिक void मीन्स नॉन रिटर्न टाइप m1 मेथड, और मैंने इसमें प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इक्वल टू ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, कोई प्रॉब्लम। बी की वैल्यू क्या प्रिंट होगा, आउटपुट क्या आएगा, यहाँ भी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम होगी, प्रिंट होना चाहिए। क्या आउटपुट आना चाहिए बताओ, इस लाइन में क्या आउटपुट आना चाहिए, बोलो यार, अब कोई प्रॉब्लम होगी आयुष। नहीं सर, अगर ये जो पहले लिखा था बी, जहाँ पे पहले लिखा था वहीं पे रहता तो फिर नो ही रहेगा। अच्छा, अभी कोई एरर आएगा, बोलो। नो सर। ठीक है, तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पास, जब मैं प्रिंट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी 10 20। 10 प्रिंट होगा, ओके। और यहाँ पास क्या आउटपुट आएगा, 20, कितना आएगा 20, बी की वैल्यू क्या है, बी में 20 20, ओके। नेक्स्ट इसमें m1 मेथड हम प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बोलो, m1 मेथड प्रिंट करो, क्या वैल्यू आनी चाहिए, बोलो। 10 10 10 प्रिंट करना चाहिए, यस या नो। अरे ए और बी की वैल्यू प्रिंट करानी, इतना सोच क्यों रहे, बताओ यस या नो। सर आयुष, ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, मेरे हिसाब से हाँ, बी की नहीं। बी की नहीं, क्यों, बी की क्यों नहीं करेगा करेगा, सर, करेगा क्योंकि स्टैटिक हो गया है ना अभी तो। अच्छा स्टैटिक हो गया है। बी की वैल्यू यहाँ आएगी 20 ना, देखो। यस सर। करे कंपाइल। ठीक है, चलो कंपाइल करते हैं इस प्रोग्राम को। फर्स्ट कंट्रोल 1 से कंपाइल टाइम एरर, नॉन स्टैटिक मेथड m1 कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कांस्टेंट, मींस m1 मेथड क्या है, नॉन स्टैटिक है। तो आप, मैं कहता हूँ चलो स्टैटिक ले लो,
नो प्रॉब्लम। अगर ये कहता है कि जो आप M1 मेथड कॉल कर रहे हो वो नॉन स्टैटिक है, ओके मैं स्टैटिक बना देता हूँ, ठीक है, स्टैटिक, ये लो स्टैटिक। अब कंपाइल, अब कंपाइलर क्या बोल रही, कैन नॉट फाइंड सिंबल बी। अब बी की वैल्यू आपने बोला 20 प्रिंट किया जाएगा, लेकिन ये तो बोला है कि बी नाम का कोई सिंबल ही नहीं है, ऐसा कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो सीधे सीधे मना कर रहा है। लाइन नंबर 17, लाइन नंबर 17 सीधा सीधा मना किया जा रहा है कि वेरिएबल बी नाम कोई है ही नहीं आपकी क्लास में, और आप बोल रहे हो कि है। हाँ, आपकी क्लास में वेरिएबल है नहीं है बी नाम का। एक मिनट वेट करो। हेलो, आयुष, देखो समझो क्या है प्रॉब्लम। मैंने मैंने आपको स्टार्टिंग मतलब लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टू टाइप्स के वेरिएबल होते हैं जो क्लास लेवल वेरिएबल होते हैं। तो क्लास लेवल वेरिएबल को आपने लोकल वेरिएबल बना दिया, तो जो लोकल वेरिएबल होगा तो इसका स्कोप क्या होगा, ओनली मेथड के अंदर। क्या दूसरे मेथड में एक्सेस किया जा सकता है? नहीं। तो आपने लोकल वेरिएबल क्यों बनाया है? हम क्लास लेवल क्यों वेरिएबल बना रहे हैं? ताकि इस क्लास में कहीं भी यहां से लेके यहां तक कोई भी इसे कॉल करे तो उसका वैल्यू से मिलना चाहिए। समझ में आया? इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। पूरे इंस्टेंस में मींस इस क्लास ए का इंस्टेंस जब आप क्रिएट करोगे तो कोई भी मेथड इसको एक्सेस कर सकता है। अब बताओ कोई प्रॉब्लम? अरे यार लगता है मुझे आप लोगों को छुट्टी लंबी देनी पड़ेगी। सॉरी यार, 2-3 दिन की छुट्टी लगता है आपको, मेरे को बेड रेस्ट पे जाना पड़ेगा। क्या है एक्चुअली दिन में सही हो जाता है यार, क्लास लेता हूँ तो फिर से वापस बैक गला प्रॉब्लम करने लग रहा है इससे। हेलो,
हेलो, आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। हाँ यार, अभी तक तो मेरी तबीयत सही थी, लेकिन क्लास लेने के टाइम पे प्रॉब्लम हो जा रही है पूरा फिर से। 1-2 दिन लगता है, रेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग 2 दिन के लिए रेस्ट करो, आप लोग भी प्रैक्टिस करो, और इसको देखो, समझो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कुछ इन्फेक्शन टाइप को हो गया है गले में क्लास लेने से ज़्यादा, क्योंकि कंटिन्यू मैं क्लास लेता हूँ 11 बजे तक, 7 बजे से स्टार्ट होती है क्लास, 4 घंटा कंटिन्यू। कल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, 10:30 बजे तो पूरा एकदम गला एकदम पूरा एकदम डिस्टर्ब हो गया था मेरा, है ना। इसको अच्छे से समझो, जो चीज़ें डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है इसका इसका मतलब समझो। और अभी देखो, पहले मैं अभी पूरा जितना है मैं साइलेंटली आपको बता दे रहा हूँ कि इसका यूज क्या है, आप चुपचाप देखो समझो, ठीक है। क्लास लेवल जो वेरिएबल्स होते हैं ये रीयूजेबल होता है। रीयूजेबल मतलब वन टाइम आपने एलोकेट कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो ये पूरी क्लास में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, आपको मल्टीपल टाइम्स को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लोकल वेरिएबल सिर्फ इस क्लास, जो भी इसका मेथड होगा, मेथड के अंदर ही इसका स्कोप होगा, उस मेथड के बाहर उस वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर स्टैटिक वेरिएबल बना रहे हो क्लास में, तो इसको इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये इस क्लास की है, क्लास ए की है। जब क्लास लोड किया जाएगा तो जेवीएम इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं आपको मेमोरी प्रोवाइड करके दूंगा, ठीक है। तो मेमोरी इनको मिल गई, लेकिन इनको नहीं मिलेगी। इनको मेमोरी कब मिलेगी? जब यूज़र, जो प्रोग्रामर, इसको इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया जाएगा। इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हमें न्यू कीवर्ड की हेल्प से मेमोरी क्रिएट करते हैं। तो मैंने आपको कल डायग्राम में बताया, तो देखो आपके पास क्या है, 2 ऑप्शन। फर्स्ट जो है आपका स्टैटिक कीवर्ड, दूसरा जो है न्यू कीवर्ड। तो ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल है ना क्लास लेवल में। ये क्लास लेवल में स्टैटिक और नॉन स्टैटिक ये होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो इनको मेमोरी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास न्यू कीवर्ड होना चाहिए, ठीक। तो न्यू कीवर्ड कैसे यहाँ पास लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? न्यू, सिंपल न्यू लिखिए। न्यू लिखने के बाद क्लास का नेम, क्लास क्या है आपका, ये AA, देन पैरेंथेसिस, इतना आप लिख दिए। ये सिंटेक्स है, ठीक है। ओनली न्यू नहीं, आप एक सिंटेक्स लिखेंगे, तब ये पूरा कंप्लीट सिंटेक्स इतना लिखेंगे तो आपका इंस्टेंस क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। अब बोलो, अब यहाँ बी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो, तो क्या बताइए, बी वैल्यू को दोबारा यहाँ न्यू कीवर्ड से, मतलब अब बी वैल्यू को मेमोरी मिल गई, अब बताओ यहाँ भी न्यू कीवर्ड लिखना पड़ेगा, यस या नो? हाँ, यहाँ भी लिखना पड़ेगा। यस सर। क्यों, यहाँ क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि सर ये दूसरा मेथड है ना, तो दूसरा मेथड है? नहीं यार, देखो उससे मतलब नहीं है। दूसरे मेथड तीसरे से मतलब नहीं है। मतलब क्या है, इसको मेमोरी में डेटा प्रोवाइड करना। अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो समझना, ठीक है। जब इसमें मिल गया तो आपको बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में उसके अंदर डेटा स्टोर किया जाएगा। अब क्या स्टोर है, अभी इसका मैं डायग्राम अभी बना रहा हूँ, तो देखो, कंपाइल, Ctrl+1 कंपाइल, और यहाँ पास क्या दे रहा आपका, कैन नॉट बी रेफरेंस स्टैटिक फ्रॉम कॉन्स्टेंस, ओके। तो यहाँ भी देखिए क्या है, मेमोरी एक्चुअली प्रोवाइड की गई है, लेकिन क्या है कि आप बी वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो बी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चाहिए। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब ये ऑब्जेक्ट जो वैल्यू है, जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल से हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये जो इंस्टेंस है इसका किसके रेफरेंस, रेफरेंस मतलब किसके रेफरेंस से इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्या इससे रेफरेंस मिल रहा?
रेफरेंस नहीं मिल रहा, तो रेफरेंस आप बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसके रेफरेंस है। ठीक है, तो रेफरेंस कैसे पास करते हैं? देखो ये सारी चीजें अभी पहले इसको भी डिलीट करो, बता सब इसको भी रिमूव कर दो, सारा डेटा, मेथड भी रिमूव, टोटल सिंपल। स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी स्टैटिक कीवर्ड्स मिलती है, इंस्टेंस वेरिएबल को न्यू कीवर्ड से। क्लास लिया आपने, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू कीवर्ड से, देन क्लास का नेम, क्लास का नेम ये आपका ए वन, सॉरी यहाँ पास A1 लिख लेता हूँ या कुछ भी, A1 एंड दिस रेफरेंस A1 डॉट A1 डॉट मतलब अब जो है सिस्टम, आप प्रिंट कीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑफ A1 डॉट बी, A1 डॉट बी। दूसरा वैल्यू क्या है आपका? ओनली ए। तो ए के लिए, स्टैटिक के लिए रेफरेंस की जरूरत है हमें नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत किसके लिए? इंस्टेंस वेरिएबल के लिए। ओके, कंट्रोल एस, सेव, कंपाइल। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देन आउटपुट कंट्रोल 2, 20 नॉन स्टैटिक वेरिएबल, 10 स्टैटिक वेरिएबल। अच्छा देखो, फर्स्ट इसका मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूँ, सारे कोड को, कोड देखिए पूरा कंप्लीट। ये आपका मेन मेथड, मेन मेथड सिंपल है ना। जेवीएम, जेवीएम जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, ये सीधा आपका क्या बोलता है, क्लास को लोड किया जाएगा। तो लोड किया जाएगा क्लास किसमें? क्लास लोडर की हेल्प से। एक क्लास लोडर होता है, इसमें क्लास को लोड कराना। तो जेवीएम कौन सी क्लास को लोड करता है? मान लीजिए ए है हमारे पास, डॉट ए डॉट क्लास, ये क्लास इसने लोड किया। जब ये क्लास लोड करता है लोडिंग टाइम पे, ठीक है, लोड, जेवीएम क्यों लोड कर रहा है आपको मालूम है? क्योंकि ये दूसरे ड्राइव में आपका डायरेक्टरी में आपका डॉट क्लास रखा गया है। तो आप जेवीएम को प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारे पास
डॉट क्लास फाइल है, इसको एग्जीक्यूट करो। तो इसलिए जेवीएम क्या करता है, उस क्लास को पहले लोड करता है ताकि एग्जीक्यूट करे। ठीक है, तो जब ये क्लास को लोड किया जाएगा तो सबसे पहले ये पूरी क्लास में आपको सर्च करता है कितने स्टैटिक वेरिएबल्स अवेलेबल है आपके प्रोग्राम में। समझ में आया? फर्स्ट स्टेप, पहला काम क्या होता है, टोटल स्टैटिक वेरिएबल काउंट करना। इसको क्या किया जाता है, डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करना। तो स्टैटिक वेरिएबल्स यहाँ कितने हैं हमारे पास, स्टैटिक वेरिएबल्स कितने हैं, ओनली 1 है ना, एक ही है स्टैटिक वेरिएबल। यस, इसके बाद सेकेंड नेक्स्ट सर्च किया जाएगा क्या और है, नहीं है। इसके बाद काम खत्म। इसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या स्टोर होगी स्टैटिक वेरिएबल की, 0। अब मेन मेथड जेवीएम कॉल करता है, जेवीएम को मेन मेथड के पास जाएगा। मीन्स जावा स्टैक एरिया में एक इंटरनली स्टैटिक ब्लॉक होता है। अभी जेवीएम आर्किटेक्चर आपको बताएंगे तो आपको पूरा कंप्लीट बताएंगे, ठीक है। या फिर एक काम कीजिए, आप डायरेक्ट आप समझिए, स्टैटिक ब्लॉक को भी छोड़िए। स्टैटिक ब्लॉक आपको जब जेवीएम में समझेंगे तो समझेंगे। आप सिंपल समझिए, स्टैटिक्स को लोड किया, इसको मेमोरी प्रोवाइड किया गया और इसमें क्या एंटर किया गया, इनिशियलाइज किया 10 वैल्यू। ठीक है, इतना क्लियर? अरे पहला स्टेप क्लियर? यस सर। जब भी कोई भी क्लास, कोई भी ABCD जितना भी आपने क्लास बनाया, सबसे पहला काम क्या होता है, क्लास को लोड करता है जेवीएम में लोड होने के बाद वो किसका काम क्या होता है, मेमोरी क्रिएट करना, उसके वेरिएबल्स को और वैल्यू एंटर कराना, वैल्यू इनिशियलाइज कराना। इतना काम कंप्लीट होने के बाद मेन मेथड के पास आता है। जब मेन मेथड के पास कंट्रोल आएगा, मेन मेथड के पास, तो बताइए यहाँ पास वो क्या सर्च करता है, यहाँ पास वो सर्च करता है उसकी स्टेटमेंट्स क्या क्या है। इससे पहले स्टैटिक ब्लॉक वगैरह एग्जीक्यूट होता है, तो इस तभी स्टैटिक ब्लॉक बताएंगे बाद में। अभी पहले आप दो चीज़ें फोकस कीजिए, स्टैटिक और न्यू कीवर्ड। ठीक, जब मेन मेथड लोड होता है, अब ये इसमें आप बोलते हैं कि हमारे पास हमें प्रिंट करो, क्या प्रिंट क्या करवा रहे हैं आप, प्रिंट ए की वैल्यू, प्रिंट बी की वैल्यू। तो अब बताइए जेवीएम को किसको किसको प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू क्या प्रिंट करता है बताओ, ए की वैल्यू प्रिंट क्या करता है, और बी की वैल्यू क्या करता है बोलो, कोई करेगा प्रिंट? मेन मेथड को बोलेगा, मेन मेथड सीधा बोलेगा अपने फ्रेंड को कि हे जेवीएम, जो डेवलपर है उसने बी नाम का जो वेरिएबल वो एक्सेस करना चाहता है, वो उसकी अभी मेमोरी ही क्रिएट नहीं किया गया है। मेमोरी में इस टाइप का बी नाम का कोई डेटा ही नहीं है। मैं कैसे डेवलपर मीन्स प्रोग्रामर को आउटपुट दे दूं? आप ही बताओ, बी का जब मेमोरी ही नहीं क्रिएट हुआ तो कैसे उसको मिलेगा आउटपुट? और आप बोल रहे हो कि जेवीएम को बोल रहे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे, तो वो मेन मेथड बोलेगा कि स्टैटिक वेरिएबल है, तो वो जेवीएम ने उसे खुद हैंडल कर लिया, बोले कि हम मेमोरी एलोकेट कर देंगे और उसे एग्जीक्यूट करा देंगे। लेकिन जो न्यू कीवर्ड से क्रिएट करना है, तो प्रोग्रामर ने उसके लिए कोई ऐसा मेमोरी क्रिएट करने का ऑप्शन ही नहीं बनाया। तब ये फोर्स करता है कि है मेन मेथड, आप इसको मेमोरी प्रोवाइड करो। कैसे? न्यू कीवर्ड की हेल्प से। न्यू कीवर्ड, फिर प्रोग्रामर न्यू कीवर्ड, न्यू, यहाँ, ठीक, यहाँ लिखा जाएगा न्यू कीवर्ड, न्यू ए इसका पैरेंथेसिस, ये सिंटेक्स है, ऐसे लिखा जाता है मैम इंस्टेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये है ऑब्जेक्ट क्रिएट होना। जैसे ही इसने लिखा न्यू मीन्स प्रोग्राम, इस एरिया में इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। किस
ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और इस ऑब्जेक्ट की एक आईडी जनरेट होगी। सपोज आईडी मान लीजिए 1010, कोई आईडी आपकी जनरेट हुई 1010, ठीक। किसका? इसका ऑब्जेक्ट का नेम क्या है? इसका ऑब्जेक्ट का नेम ये आईडी ही है, क्योंकि इंटरनली जेवीएम जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है उसकी एक यूनिक आईडी जनरेट करके देता है, ठीक है। अभी आपने बोलिए, आपने न्यू कीवर्ड लिखा, न्यू, आपने फिर से एक न्यू कीवर्ड लिख दिया, इतना 3 न्यू कीवर्ड लिख दिए, इसका मतलब 1 2 एंड 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट, और तीनों की आईडी क्या होंगी? डिफरेंट डिफरेंट। क्या? इधर होगा 10 10 और इधर होगा 20 20 और ये जनरेट होगा 30 30, कुछ भी XYZ 30 30। कितने आईडी जनरेट होगी? 1 2 3। जितने टाइम आप न्यू कीवर्ड लिखेंगे उतनी मेमोरी क्रिएट होती जाएगी। किसकी? इस क्लास का इंस्टेंस, ठीक है। अब जब ये मेमोरी क्रिएट होगी उस टाइम पर जेवीएम न्यू कीवर्ड को चेक करता है कि क्या इसका कोई न्यू कीवर्ड क्या किया जाएगा? मेमोरी क्रिएट करना विथ नॉन स्टैटिक वेरिएबल के साथ। नॉन स्टैटिक वेरिएबल के साथ कौन कौन से इसके पास नॉन स्टैटिक वेरिएबल है? पूरे क्लास में सर्च किया जाएगा नॉन स्टैटिक वेरिएबल कितने अवेलेबल है, ओनली क्लास लेवल पे, है ना, ऑन क्लास लेवल पे। तो इसके पास कौन सा वेरिएबल है? इंट बी। तो इंट बी नाम का एक मेमोरी प्रोवाइड किया जाएगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर। क्या नाम से? बी नाम से। क्या वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी? अभी डिफॉल्ट वैल्यू होगी, बाद में आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में बताएंगे। इनिशियलाइज किया जाएगा डेटा, तो आप सिंपली आप समझिए इसके अंदर 20 स्टोर हो गया। डिफॉल्ट वैल्यू भी अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बताएंगे आप लोग का, भी डेप्थ में ज़्यादा नहीं जाएंगे, अभी बेसिक। तो इसमें 20 असाइन कर दिया, ठीक है। न्यू कीवर्ड हुआ, उसके अंदर 20 असाइन हो गया। इसी तरह से इससे भी मेमोरी मिलेगी, सारे ऑब्जेक्ट को मिलेंगे, उसमें क्या होगा? 20 असाइन हो जाएगा, B20 क्या होगा? B20 स्टोर होगा। इसी तरह से इसमें भी B20 स्टोर हो जाएगा। जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएंगे उसमें उसकी वैल्यू स्टोर होती जाएंगी। एक वैल्यू ये, दूसरा वैल्यू ये, तीसरा वैल्यू ये, न्यू कीवर्ड्स। अब समझिए कि जब आपको डेटा प्रिंट कराना है, मीन्स ये बी, तो अब ये बी क्या है? इसका कोई रेफरेंस नहीं समझ में आ रहा। कि ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये जो इसमें एक यूनिक आईडी थी, इसके अंदर जो डेटा स्टोर किया गया था, अभी तो 20 दिख रहा, लेकिन इन फ्यूचर जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए थे, जितने ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्रिएट किए गए थे, हम एक एग्जांपल बता रहे हैं अभी आपको लेके। ये समझ लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया था, एक आयुष का ऑब्जेक्ट था, दूसरा मतलब ये सारे के सारे स्टूडेंट हैं, इनका क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा था, ठीक है। और एक है साक्षी का और दूसरा नैनिका का, ठीक है। कितने ऑब्जेक्ट थे? 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए थे। 3 ऑब्जेक्ट्स में से सभी की एज एंटर की गई थी यहाँ पास, इसकी एज। तो एज यहाँ पास वैल्यू लिया गया था, रीड किया गया था किसमें? कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो यहाँ नैनिका की एज कितनी है? नैनिका कितना है? 24 25 सर 30 24 24 होगी नैनिका की एज, ठीक है। नेक्स्ट आयुष, तुम्हारी आयुष 31 34 20 23 सर। 23 अच्छा ठीक है 23। साक्षी आपकी 28 27 21 सर 20 20 है 20। अच्छा चलो, ये है 20।
अब सबकी डिफरेंट डिफरेंट एज है ना, अब तो वैल्यू भी इसके अंदर क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट स्टोर होगी। यस, ये मान लीजिए डिफॉल्ट वैल्यू था, इसके अंदर फर्स्ट डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर होती है, बाद में वैल्यू इनिशियलाइज होती है रियल टाइम पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, अब ये जो 24 है ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट किसका है, सॉरी एक सेकेंड, ये है मान लीजिए 20, इसके अंदर 20 था, कलर चेंज, और इसमें जो वैल्यू स्टोर की गई थी ये है 24, और ये जो है 23, कितना 23। मैंने बोला कि मुझे डेटा प्रिंट करो किसका, आयुष का। तो बताइए कौन सा ऑब्जेक्ट का डेटा ला के दिया जाएगा। बी की वैल्यू है ना, सब में बी वेरिएबल है, वेरिएबल बी मतलब इसको एज समझिए, मैं एज लिख दूंगा। तो एक वेरिएबल का नेम क्या है, एज, एज, ठीक है। तो अब बताइए एज प्रिंट कीजिए, किसका एज प्रिंट करना है, आयुष का, नैनिका का, या फिर साक्षी का। एज किसका प्रिंट करना, कैसे पता चलेगा, हाँ। इसके लिए मुझे ये रेफरेंस आईडी नंबर याद रखनी पड़ेगी कि ये रेफरेंस आईडी नंबर किसकी है, ये 111 किसकी है नहीं मालूम। कैसे प्रिंट करोगे, न्यू बी लिखोगे तो कैसे आपको मालूम होगा कि ये डेटा किसका प्रिंट किया जा रहा है। और आपको चाहिए किसका, साक्षी का साक्षी का एज प्रिंट कराना है, डिस्प्ले कराना है। तो क्या बी लिखने से साक्षी का एज प्रिंट होगा, बी नाम के तो बहुत सारे वेरिएबल्स है और ऑब्जेक्ट तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट है, कैसे निकालेंगे इसमें से, यहाँ तो लाखों 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 ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे ना। क्यों यार, अच्छा एक सेकेंड रुको यार, ये तो प्रोजेक्ट बैच वाले वेट कर रहे हैं। बताइए आयुष, अरे प्रिंट बी करो, बी प्रिंट करेंगे तो किसका डेटा प्रिंट होगा, कोई आइडिया, क्या करना पड़ेगा बताओ। जैकी, अमर, अमर बताओ क्या करोगे। नैनिका चली गई क्या, अच्छा नैनिका है, क्या करना होगा नैनिका बताओ। सर आई नेम से पता करेंगे। आईडी नेम से पता करेंगे, हाँ ठीक है। देखो अब एक फिजिकली देखो, फिजिकली आप 3 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है। आपके सामने 3 बॉक्स हैं, वहां पास बताया गया है कि इसमें अ, आपका आपके आपके सारे नोट्स हैं जिसमें टेस्ट कॉपी है, तो 3 बॉक्स में अलग अलग रख दिया गया है। आपका टेस्ट कॉपी बॉक्स सर नंबर, अगर हम क्लास डॉट वेरिएबल नेम करें जैसे ए डॉट बी, आई डॉट क्लास सर जैसे नेम, क्लास नेम है ना, क्लास नेम डॉट वेरिएबल ए डॉट बी। हाँ ठीक है, क्लास नेम ए डॉट बी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, समझो लॉजिक समझो, सभी लोग को समझना जरूरी है लॉजिक क्या है। कोडिंग रटना नहीं है यार, समझना है, ठीक है। आप वो कोडिंग स्टैंडर्ड जो आप देख के आए हैं, कोड कैसे लिखा जाता है वो एक्चुअली लिखा जाता है, लेकिन हमें कैसे लिखना है, हमको आइडिया होनी चाहिए ना हम कैसे लिखें कोडिंग।
आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट आएगा कि आप कोड लिखेंगे, तो पहले वो कॉन्सेप्ट लाओ माइंड में, ठीक है। तो आप समझिए, आप तीनों क्लास में है, फर्स्ट बेंच पे अब तीनों लोग बैठे हुए हैं, तीनों लोग का टेस्ट रिजल्ट आपका, मतलब टेस्ट आपने दिया। टेस्ट करने के बाद तीनों लोगों का, साक्षी और नैनिका और आयुष, तीनों लोग की टेस्ट कॉपी अलग अलग बॉक्स में रखी गई है। और जब बॉक्स में रखी गई थी तो उस बॉक्स में लिखा था बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। तो आप बताइए, जब टीचर उसके अंदर रखने के बाद चला जाता है और आपके पास चांस है कि मैं वापस से अपना टेस्ट कॉपी निकाल के कुछ चीजें मॉडिफाई कर सकती हूँ, या फिर रिजल्ट जो भी आपको आंसर उसमें और पुट करना था आप पुट कर सकते हैं, या जिसने नहीं लिखा था नकल करके पूरा उसमें ऐड कर सकते हो। तो आप बताइए, आप अपना अपना सीट कैसे निकालोगे? टेस्ट टेस्ट बुक टेस्ट सीट कैसे निकालोगे? नैनिका, तो नैनिका ने देखा है कि मेरा कौन से बॉक्स में रखा है। साक्षी का बॉक्स कौन से बॉक्स में है? 1 2 3। तो तीनों का आपका उसमें क्या है, बॉक्स नंबर आपको मालूम है कि मेरा डेटा कौन से बॉक्स में रखा गया है, कौन से सीट जो है आपकी टेस्ट सीट कौन से बॉक्स में रखी गई है। अगर वो आपको पता चल जाए तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे ना कि यार उसे अगर चेंजेस करना होगा तो बॉक्स 2 ओपन करेगी और अपना टेस्ट सीट निकालेगी, चेंज किया और वापस से बॉक्स 2 में एंटर कर दिया। समझ में आया? साक्षी को चेंज करना है तो वो उसका बॉक्स 3 में रखा हुआ है, बॉक्स 3 ओपन करी और अपना टेस्ट सीट निकाली, चेंज किए, फिर उसके बाद फिर बॉक्स 3 लॉक कर दी। आयुष बॉक्स 1 में था उसका डेटा, मीन्स उसका टेस्ट सीट, उसने बॉक्स 1 ओपन किया और उसके बाद चेंजेस किया, फिर से रख दिए। तो मतलब आप क्या इससे समझे, ऑब्जेक्ट जो है आप हैं, आप क्रिएट हुआ, आपका एक्चुअली जो डेटा जो स्टोर किया गया है वो बॉक्स के अंदर स्टोर्ड है और उस बॉक्स का एड्रेस है, और वो एड्रेस अगर आपको मालूम है तो आप सीधे किसको पॉइंट करेंगे? आप जब आपको पता चल जाए कि बॉक्स नंबर 2 कौन से ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो आप सीधा उस बॉक्स को ओपन करोगे, अपना चेंज कर लोगे कि नहीं? उस बॉक्स का एड्रेस नहीं निकाला, तुम्हारे बॉक्स का एड्रेस क्या है? तुम्हारे बॉक्स का एड्रेस 2, बॉक्स 2 में आपका है, बॉक्स 3 में साक्षी और बॉक्स 1 में आयुष। तो आप सिंपल ये समझिए कि एक एड्रेस है, एक एड्रेस है जहां उस एड्रेस में आपका डेटा स्टोर करके रखा गया है। तो उसको, उस एड्रेस को अगर आपको असाइन कर दिया जाए, आपको बता दिया जाए कि ये आपका एड्रेस है, तो आप अपने ऑब्जेक्ट को सर्च कर सकते हो ना, अपने डेटा को सर्च कर सकते हो नहीं? यस। तो यहाँ हमें क्या काम करना है, वो एड्रेस ऑब्जेक्ट को असाइन करो। तो ये जो एड्रेस था, ये बॉक्स है, ये बॉक्स, अब ये बॉक्स 1 किसको है? आयुष को। तो आयुष कौन है यार? 24 23। आयुष तुम्हारा कौन सा था? 23 सर। 23। ये 20 वाला कौन है? 20 जिसका डेटा 20 है? सर मेरा। अच्छा, आपका। तो हाँ, अगर मैं इसको असाइन कर दूं तो प्रॉब्लम होगा ना, क्यों बोलेगा अरे सर आपने गलत ऑब्जेक्ट को पॉइंट करके एड्रेस दे दिया, उसके अंदर तो डेटा किसी और का स्टोर्ड है, मतलब मुझे मेरी कॉपी चाहिए, आपने दूसरा पॉइंट बता दिया, दूसरा बॉक्स का एड्रेस दे दिया। तो आप बोलोगे कि अच्छा अच्छा 1 मिनट, तो आप बोलोगे कि आपका एड्रेस क्या है, बोलोगे कि नहीं मेरा ये 20। तो आप जब इसको जाओगे तो इसके अंदर आपका क्या डेटा रखा है, जो आपके टेस्ट से 20 रिजल्ट, ये आपका बॉक्स है जिसके अंदर आपका सीट रखा हुआ है। समझ में आया? तो आपको क्या एड्रेस असाइन किया गया? एड्रेस क्या है आपका? अरे एड्रेस क्या है? 10 10 ना? 10 10 मीन्स उस बॉक्स का एड्रेस है जिसके अंदर आपकी टेस्ट कॉपी है 20। ओके, नेक्स्ट। एक एड्रेस असाइन किसको किया गया है? 24। ये 24 किसका है यार? आयुष को। तो आयुष को एड्रेस, आपको आयुष को मालूम है कि उसका एड्रेस अब कितना है? 20 20। तो सीधा किसको पॉइंट किया जाएगा? 20 20 को।
अब वो आयुष को अगर आप सर्च करना होगा, उसको चेंजेस करना होगा 24 की जगह उसका डिटेल 25 या 26, तो इजीली वो कर सकता है ना, क्योंकि उसके बॉक्स का एड्रेस मालूम है। नेक्स्ट 23, 23 किसका है? 30 30 30 30 30 30 एड्रेस समझ में आया यार? ये एड्रेस 30 30, अगर ये आपको एड्रेस मिल जाता है तो आप इस एड्रेस के बेस पे आप अपने डेटा को चेंज भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो। आया समझ में? अब ये सीधा सीधा आपका जो ऑब्जेक्ट था वो पॉइंट कर रहा है किसको? एड्रेस पे। अगर मैं इस एड्रेस को बोलूं कि ये तो एड्रेस आपको दे दिया गया है, ये ऑब्जेक्ट, जैसे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपको एड्रेस मिल गया, इस एड्रेस को आप किसी रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर लो। तो आपने इसके लिए क्या किया? एक रेफरेंस वेरिएबल जनरेट करेंगे जिसके बेस पे एक रेफरेंस वेरिएबल, किस टाइप का डेटा स्टोर कराना है आपको? डेटा किस टाइप का स्टोर कराना है? इंट टाइप का, स्ट्रिंग, क्लास टाइप का। ये एक डेटा टाइप है आपका, ठीक है। तो ए इसमें किसका है? 24 आयुष है ना, आयुष, ये आयुष का इसके अंदर रिकॉर्ड स्टोर्ड है। तो आयुष एक वेरिएबल आपने बनाया, आयुष का वेरिएबल। सेकंड जो होगा वो किसका वेरिएबल्स होगा? सेकंड वेरिएबल क्या नाम है यार? ये किसका है? 30 30 30 30 नैनिका, किसका नाम है? उल्टा हो गया। उल्टा हो गया? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, किसका, ये किसका है? ये आयुष का है। 23 किसका है यार? 23 सर मेरा मेरा ऐसे 24 है। अच्छा अच्छा, गलत हो गया, 1 मिनट ये है, देखे, एड्रेस में गड़बड़ी होती है तो कितना प्रॉब्लम हो जाता है ना, फिर रियल टाइम में भी प्रॉब्लम ऐसी आ सकती है। ये है नैनिका का, ठीक है, नैनिका। और नीचे आपका आ गया किसका? ये स्टूडेंट, स्टूडेंट टाइप मीन्स ये सारे एक दूसरे का टाइप रिलेट करते हैं। ये है साक्षी, ये साक्षी का। इन्होंने क्या किया? सभी का डेटा। अब ये जो था एड्रेस, अब ये एड्रेस सभी का एक मेमोरी क्रिएट टाइप, डेटा टाइप के में, जिस तरह से इंट का इंट 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 देखो, इंट इंट ए, स्ट्रिंग स्ट्रिंग str, तो इसी तरह से इस इंट ए मेमोरी नेम क्या है? मेमोरी का नेम ए, वैल्यू XYZ कुछ भी। इसी तरह से स्ट्रिंग क्लास की भी एक क्या बनेगी? मेमोरी क्रिएट होगी, इसकी मेमोरी नेम str। इसी तरह से नैनिका का भी एक मेमोरी क्रिएट होगा ना। जिस तरह से ये डेटा टाइप प्लस वेरिएबल, उसी तरह से इधर भी डेटा टाइप, ये सारे डेटा टाइप है, ये वेरिएबल, वेरिएबल का नेम मिस मेमोरी का नेम। ओके, तो क्या काम करना है? तो इन सभी का एक डेटा टाइप क्रिएट होगा, ये और एक डेटा क्रिएट होगा, इस मेमोरी का सबका नेम होगा, और मेमोरी का नेम ये है नैनिका, आयुष एंड साक्षी सबका। अब इसके अंदर जो डेटा मीन्स वैल्यू क्या स्टोर की जाएगी? इसके पास कौन सा एड्रेस है? नैनिका के पास, इसके अंदर असाइन करो। इक्वल टू मीन्स असाइन, इक्वल इक्वल मीन्स ये क्या है? असाइन ऑपरेटर का सिंबल है। इसके अंदर इसको वैल्यू असाइन किया जाएगा, इसमें इसकी वैल्यू असाइन की जाएगी,
तो अब बताओ सभी के अंदर जो मेमोरी नेम है, तो इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी, ये वैल्यू 2020 किसको पॉइंट करता है? नैनिका को। 30 आयुष एंड 10 ये एड्रेस है। इस मेमोरी का नेम क्या है? अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एन मीन्स नैनिका, ए मीन्स आयुष और एस मीन्स साक्षी। तो ये है मेमोरी वेरिएबल्स का नेम। अब मुझे क्या करना है? ये रेफरेंस है। ये क्या मिला आपको? ये डेटा है एक्चुअली या रेफरेंस आईडी है? ये रेफरेंस नंबर है। ये रेफरेंस नंबर है ना 2020, जो पॉइंट कर रहा है किसके ऑब्जेक्ट को? 2020। ये रेफरेंस नंबर किसे पॉइंट किया जा रहा? ये 2020 कहाँ है? ये। तो ये 2020 ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है किसे? नैनिका के ऑब्जेक्ट को। लेकिन इसके अंदर जो डेटा है, आपको बॉक्स उठाने हैं, बॉक्स में चेंजेस करने हैं, या डेटा में, या डेटा प्रिंट करना, डेटा डिस्प्ले कराना है? डेटा में, ना कि ये बॉक्स है। तो जो आपका टेस्ट सीट रखा है बॉक्स के अंदर जो रखा है वो वैल्यू, तो वो टेस्ट सीट आपको निकालनी है जिसका नाम क्या है? बी। तो बी नंबर आप निकालेंगे किसके रेफरेंस से? कौन निकालेगा? नैनिका। नैनिका अपना क्या निकालेगी? टेस्ट सीट। टेस्ट सीट, उसके टेस्ट सीट क्या है? टेस्ट सीट में इसको जो चेंजेस करना है वो किस में चेंजेस करना है? अरे टेस्ट सीट नैनिका के एज में है ना। एन डॉट बी, बी मीन्स एज। तो नैनिका की एज में क्या चेंजेस करना है? जो भी चेंजेस करना है आप या तो उसके अंदर 24 था 25 कर सकते हैं, या फिर बोलो कि मुझे कोई चेंजेस नहीं करना है, जो एक डेटा है एक बार मुझे देखना है, कंफर्म करना है सही है या गलत है। अगर सब कुछ सही है तो ठीक है, वापस रख दो। कभी आपको हो सकता है कोई डाउट हो सकता है कि अरे यार मैंने सही लिखा या नहीं लिखा, एक बार देख ले। तो एक बार आप देख सकते हैं। यस, इसी तरह से सभी को देखना हो तो इसने नैनिका ने अपना ए चेक किया, इसी तरह से आयुष ने ए डॉट बी उसने चेक किया, इसी तरह से साक्षी ने भी अपना निकाला टेस्ट सीट, उसमें चेक किया उसका एस डॉट बी। तो सभी ने अपना एज निकाला, चेक किया ना। कहाँ से निकाला? ये टेस्ट सीट में से। तो ये रेफरेंस, ये आपका रेफरेंस क्रिएट हुआ है। इस तरह ये रेफरेंस 2020 ये पॉइंट करता है उस एरिया जो होती है हीप एरिया में जो ऑब्जेक्ट स्टोर किया गया है, उस ऑब्जेक्ट को, मीन्स वो बॉक्स है उसके अंदर जो डेटा स्टोर्ड है वो एक्चुअल मेमोरी है। तो यहाँ समझ में आया? यहाँ समझ में आया कि कैसे मेमोरी एलोकेट की जाती है? ऐसे। तो आपको कैसे फाइंड कैसे करना है, ये करना है। तो आपको यहाँ ये जो चीजें लिखी है मैंने, आप समझ में आया? न्यू मीन्स क्या होगा? वो एड्रेस जनरेट होगी और कंस्ट्रक्टर उसके अंदर स्लाइस कराएगा। जो एड्रेस जनरेट होगी वो उस ऑब्जेक्ट का, मीन्स उस टाइप का जो डेटा टाइप है उसके मेमोरी में, मीन्स रेफरेंस में स्टोर किया जाएगा। तो यहाँ जो स्टोर होगी ए क्या स्टोर हुआ है? ए के अंदर क्या स्टोर है? ए मतलब आयुष, ठीक है, ये आयुष, ठीक है। बोलो क्या वैल्यू है ए आयुष के अंदर? कोई बताएगा? 20 है? 23। 23? अरे नहीं नहीं, जो भी यहाँ पास है वो तो सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ था। पे आयुष डॉट बी हो हाँ? जाएगा ना। नहीं, सिर्फ आयुष, आयुष में मैं पूछ रहा हूँ। ये जो रेफरेंस है आपका आयुष, आयुष रेफरेंस ना, इस तरह से यार अभी देखो डायग्राम बनाया ना, ये एन ए एस, ये आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो रेफरेंस सबका डिफरेंट डिफरेंट है ना, लेकिन यहाँ की जो अंदर इंटरनली जो वैल्यू जो स्टोर की गई, एज 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 एज, तो सभी का वेरिएबल सेम ही होगा लेकिन डेटा आपका डिफरेंट होगा। लेकिन रेफरेंस नंबर क्या है आपका? ये रेफरेंस आपने जो क्रिएट किया है ये रेफरेंस। तो इस रेफरेंस के अंदर क्या स्टोर्ड है? अरे इस रेफरेंस के अंदर क्या स्टोर्ड है यार? ये रेफरेंस है ना,
रेफरेंस के अंदर क्या स्टोर्ड है? ये रेफरेंस में आपने क्या स्टोर किया है? अरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस के अंदर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस एड्रेस स्टोर्ड है ना, ये एड्रेस है ना। रेफरेंस आईडी रेफरेंस आईडी तो यही है, रेफरेंस आईडी इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट की क्या स्टोर्ड है? एड्रेस। ठीक है। हैश कोड इंटरनली कन्वर्ट किया जाता है, एक्चुअली हम उसको भी अभी फिलहाल के आप एड्रेस ही समझिए, फिर कैसे हैश कोड बोलते हैं आपको बताएंगे। ठीक है। तो क्या स्टोर किया जाता है? एड्रेस। अरे यार दूसरे बैच का टाइम हो गया क्या यार? हम्म, हम्म, ठीक है, चलो बाकी कल देखेंगे यहाँ से। देखो अब देखो दूसरी क्लास का मेरे को लग रहा है कि क्लास का क्या है, एंगुलर वाले मेरे यहाँ पावर का इशू है, पावर नहीं आई है तो बैटरी शायद बहुत कम है, तो इसलिए आज मेरी तबीयत भी सही नहीं लग रही है अभी। आप लोग हो सके तो कल ज्वाइन कर लो यार। ठीक है। पावर नहीं है, लाइट चली गई है, बारिश हो रही है बाहर, बैटरी बहुत कम बचा है। मैं सोचा था कि लाइट आ जाएगी तो क्लास लूंगा, है ना। बहुत कितना बचा है दिखा तो रहा, लेकिन कितना चल नहीं पाएगा ज़्यादा देर तक, है ना। क्या नाम है? हरिओम, तुम्हारा बैच पावर इशू है यार थोड़ा आज। ठीक है सर, कोई हाँ हाँ, कल ज्वाइन कर लो आप लोग। और और इनको अगर सुनो, हरिओम, हेलो यस सर। हेलो, एक हाँ बार सर। अपने ग्रुप में एक बार हाँ इनको बोल दो कि अगर तुम्हारे पास अगर पावर चल रहा हो तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारे पास कोई इशू नहीं हो, तो एक लिंक सेंड करके इनकी सबको वो चेक कर लो, तो सभी ने वो टास्क जो दिया था बनाया कि नहीं बनाया, सभी ने सबका चेक कर लो, अगर नहीं बनाया तो इनको थोड़ा सा करवा दो कंप्लीट। ठीक है। ठीक है सर, मैंने कल का टाइम दे दिया है, मैं कल करवा देता हूँ इनको में। अच्छा कल का, हाँ मैंने तो हाँ इनको बोल दे रखा है उनको। बोल दिए हो। ठीक है, थोड़ा हाँ। इनको देख लो करवा दो। ठीक है मंगेश सादान, आप लोग कंप्लीट करो फटाफट। कल ज्वाइन करो आप लोग। ओके सर। हाँ देखो इधर बाकी लोग जावा वाले, यहाँ यहाँ इस वेरिएबल में एक्चुअली क्या स्टोर किया गया होगा? आयुष का एड्रेस, जो आयुष जो उसका बॉक्स है, क्या आयुष ने क्या है कौन से बॉक्स में स्टोर किया गया था उसका एड्रेस इसने रीड कर लिया है। तो अगर नहीं रीड करता तो बताओ क्या इसे फाइंड कर सकता है? नहीं कर पाता कि कौन सा स्टोर है। तो देखो आउटपुट क्या आएगी? कंपाइलर, कंपाइल, नो प्रॉब्लम एंड रन। देखिए ये क्या प्रिंट किया यहाँ पास? 20 प्रिंट किया? नहीं ना, इसने क्या प्रिंट किया? एक क्लास के अंदर जो इसका एड्रेस, जो एड्रेस जेवीएम ने क्रिएट किया है उसे प्रिंट करता है। एड्रेस मीन्स हैश कोड प्रिंट करता है, हैश कोड कन्वर्ट की जाती है एक यूनिक बनाने के लिए। ठीक है। तो इंटरनली उसने क्या क्रिएट किया? एक एड्रेस। तो ये बताइए जो रेफरेंस था, इसमें जो रेफरेंस स्टोर्ड है उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस मीन्स वो कौन सा बॉक्स है? इस बॉक्स के अंदर आपकी कितनी सीट है? आपकी मान लीजिए आप 2 3 4 5 सीट हो सकती है, हो सकता है सभी सीट में मल्टीपल आईडीज अलग अलग सीट हो, या सारे सब्जेक्ट का आपने जितना भी एग्जाम दिया सारे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग एक ही बॉक्स में सब रखा हो, है ना। तो आपको कौन सा सब बॉक्स ओपन करना है, उसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट की कॉपी निकालनी है? समझ में आया? तो बॉक्स ओपन करने के लिए आपको बॉक्स का एड्रेस मालूम होना चाहिए, कौन सा नंबर में आपका बॉक्स रखा है, फिर आपको एड्रेस मिल जाएगा। अगर एड्रेस मिल जाता है तो उसमें से आपको कौन सा टेस्ट सीट निकालनी है, तो आप उसमें से टेस्ट सीट का नेम मान लीजिए आपको बी का निकालना है। अब क्या आएगी? बी की निकालोगे तो आपको टेस्ट सीट मिल जाएगी। कंपाइल एंड नॉट, क्या आ गया? 20 एंड 10। 20 क्या आई?
20 क्या है, वैल्यू। अब मैं सिंपली एक्सचेंज करता हूँ, यहाँ पास एज लिखता हूँ ताकि आप लोग को जो एग्जांपल दिया था उसके अकॉर्डिंग आपका परफेक्ट मैच होना चाहिए। और यहाँ पास कोई वैल्यू अभी मैं पास नहीं कर रहा, सिंपल एज नाम का आपका था। इसके अंदर जो वैल्यू पास किया जाएगा कंस्ट्रक्टर के थ्रू, एक्चुअली कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा और आपको समझाने के लिए है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर में बना देता हूँ। कंस्ट्रक्टर नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं, आपको समझने की भी ज़रूरत अभी नहीं है, जैसे अभी आगे क्लासेस चलेंगी तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर हमने बनाया, इसके अंदर इंट एज दिस एज यहाँ पास आयुष, आयुष कितना था 23, और नेक्स्ट 23 के बाद है कौन, 24 एंड 20। ये किसकी है, ये किसका है 24 और ये है 20। आयुष के बाद कौन है, नैनिका 24 और ये है साक्षी। मुझे सभी का डिटेल्स प्रिंट कराना है, ये अभी हटा देते हैं, इसका तो सिंपल ही है, कॉपी 1 2। तो आयुष का निकालेंगे ऑब्जेक्ट में से, तो जिसका रेफरेंस निकालोगे उसका मेमोरी का नेम होना चाहिए ना, कि आयुष के निकालना है तो आयुष का सब्जेक्ट वो एज बताएगा, बताइए। तो एज नाम का कोई वेरिएबल है, यस ये एज वेरिएबल है, इसको एज कॉपी करो। बी नाम को कोई वेरिएबल नहीं है हमारे पास, तो इसलिए बी। कंट्रोल एस सेव, कंपाइल एंड रन। ट्वेंटी थ्री इसने क्या किया है, इसने ये समझा कि जो आयुष है वो एक ऑब्जेक्ट का उसके एड्रेस है, उसका वो इसी बॉक्स के पास गया, उसके बॉक्स में एज देखा और एज का सारा 3 टाइम्स आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया। तो आपको आयुष का नहीं, यहाँ पर सभी का चाहिए, नैनिका का भी चाहिए। तो आप क्या करोगे, नैनिका का एज निकालो, और साक्षी का चाहिए तो साक्षी का एज निकालो। तो सभी का बॉक्स क्या है, अलग अलग है, मतलब सभी का एड्रेस अलग है, डेटा भी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पास मुझे अभी तो सिंपल, तो क्या बोलते हैं, कंपाइल, देखो कंपाइल टू एग्जीक्यूट। 23 24 20 ये है साक्षी, 24 और नैनिका, 23 आपका आयुष। तो सभी का डेटा तो आपको डिफरेंट डिफरेंट दे रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि यूज़र को रीड करने में ये प्रॉब्लम ना हो कि वो किसका है एज, उसका नेम के साथ आपको डिस्प्ले कराओ कि ये आयुष का है तो आयुष का नेम लिखो, नैनिका का है तो नैनिका का, साक्षी का है तो साक्षी का नेम आना चाहिए, नेम प्लस एज। तो इसके साथ जो डेटा आ रहा है, क्या डेटा आएगा इसके अंदर, एज में 20, जो आपने यहाँ पास स्टोर किया है वो 20, वो उसके साथ आपको ऐड करना है एक डबल कोट्स। डबल कोट्स क्या होती है, स्ट्रिंग के लिए एक स्ट्रिंग वैल्यू जो किया जाएगा आपको ऐड। अगर आप स्ट्रिंग नहीं लिखते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पास लिखा +2, तो 2 प्लस का मतलब क्या है कि जो भी एज यहाँ पास 23 आएगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25। तो आपको 25 प्लस नहीं करना है, जो वैल्यू आए 23 प्लस डेटा जो भी हो, तो उसके लिए आप डबल कोट्स मीन्स स्ट्रिंग डेटा आप लिखेंगे। तो स्ट्रिंग डेटा में आपको इसका नेम वगैरह लिख सकते हैं, जैसे कि इसका क्या नाम है, आयुष, ये आयुष का रिकॉर्ड, देन डबल कोट्स
डबल कोट्स प्लस, प्लस कीजिए, प्लस सिंबल मीन्स कैनकेटिनेशन, कैनकेटिनेशन मीन्स ऐड करना। जो डेटा यहाँ है वो ये डेटा प्रिंट करो प्लस ये डेटा प्रिंट करो। किसके बेस पे? प्लस ऑपरेटर सिंबल्स के बेस पे। प्लस प्लस ऑपरेटर सिंबल क्या करता है? दोनों को ऐड करके डिस्प्ले कराएगा। ठीक, ये आपका नैनी का। नेक्स्ट साक्षी। साक्षी ठीक है। कंट्रोल एस, सेव, कंपाइल, प्रोग्राम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। देखिए आउटपुट क्या है। अब रीडेबल है ना, यूजर इसको रीड कर सकता है ना प्रॉपर। कि आयुष 23, नैनिका 24, साक्षी 20। क्या समझ में यार? क्या समझ में आया? अब मैं ये था नॉन स्टैटिक डेटा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स मेनली यूज क्यों किए जाते हैं? जिनके डेटा क्या हो, जिनके डेटा क्या हो, इम्पोर्टेंट प्लस डिफरेंट हो। सभी का एज क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, या सेम हो सकता है? नहीं। लेकिन सारे जो स्टूडेंट है वो एक ही कॉलेज से बिलोंग कर सकते हैं, या एक इंस्टीट्यूट से बिलोंग कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट का नेम कॉमन हो सकता है, बैच कौन सा है वो कॉमन हो सकता है, कौन सा ट्रेनर उनको एलोकेट किया गया है ट्रेनिंग के लिए वो कॉमन हो सकता है। मतलब ऐसे डेटा जो कॉमन है ऑल ऑब्जेक्ट्स के लिए वो कहलाते हैं आपके स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक डेटा। जो चीजें कॉमन नहीं है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, वो कहलाते हैं नॉन स्टैटिक मेंबर्स मीन्स इंस्टेंस, या फिर इसको बोल सकते हैं डायनेमिक डेटा। डायनेमिक डेटा मीन्स जो हमेशा चेंज होती रहती हैं। ये सभी के लिए क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज स्टोर कराती है। तो ये जो न्यू कीवर्ड है ये डायनेमिक डेटा कंटेन करता है, मीन्स हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन ये स्टैटिक जो डेटा है वो सभी के लिए सेम होता है, सभी के लिए सेम। जैसे कि मान लीजिए स्टैटिक, स्टैटिक मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम, नेम, स्टैटिक स्ट्रिंग नेम। ये स्टूडेंट का नेम नहीं है एक्चुअली, इंस्टीट्यूट का नेम। इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ मैंने पास कर दिया आदिल आईटी। ठीक है। अब मुझे इन सभी के लिए देखिए यहाँ पास वन टाइम मेमोरी मिली, क्या नेम नाम से एक ही बार मेमोरी होगा क्रिएट। और इन सभी को मैंने एक्सेस कर दिया किसमें? डेट प्लस कैनकेट कर दो क्या? नेम। अब नेम क्या है? कंपनी का नेम। मैं इसमें इंस्टीट्यूट लिख देता हूँ लेकिन हो गया, आप समझ जाइएगा सिंपल अभी के लिए। नेम, नेम क्या है? कौन सा इंस्टीट्यूट। तो इसे स्टार्टिंग में आपको ऐड करना है तो आप स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हो। ये है आपका नेम। ये या एक प्लस सिंबल, ये प्लस सिंबल क्या दिख रहा है? एक और बीच में मैंने डबल कोट्स लिखा स्ट्रिंग और हाइफन, हाइफन लिखने के लिए हाइफन, हाइफन ये अंदर आपका आएगा। तो ये सारे के सारे मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी डिस्प्ले कराने के लिए यार, ऑनली डिस्प्ले। तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो जैसा चाहे वैसा। देखिए नेम नेम नेम,
मेमोरी नेम सभी को सेम मेमोरी एलोकेट की जा रही है, डेटा सभी को कॉमन, तो ये कौन दे रहा है? लेकिन एज एक वेरिएबल है, एज एक वेरिएबल है ना, जिस तरह से नेम वेरिएबल है उसी तरह से एज एक वेरिएबल है। ये सारे एज सभी को दिया जा रहा, लेकिन ये एज जो है सबका डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्टोर कर रहा, अलग अलग सेपरेट है ना, सभी का डेटा सेपरेट है। नैनिका का अलग स्टोर कर रहा, इसका अलग स्टोर कर रहा, लेकिन ये नेम जो है ये एक ही डेटा स्टोर कर रहा, वो है आदिल आईटी। यहाँ जो स्टोर किया जा रहा है वो क्या है? 20 स्टोर्ड, इसके अंदर 23 स्टोर्ड, इसके अंदर 24 स्टोर्ड, तो सभी का डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्टोर कराता है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस वेरिएबल। इसलिए क्या कहलाता है? इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। जो कॉमन चीजें होती है, इंस्टीट्यूट का नेम, कॉलेज का नेम, या कोई फिक्स्ड चीजें हैं जो चेंज नहीं होती है, नॉन चेंजेबल, तो वो सारी चीजें क्या होंगी? आपका वो फिक्स्ड होंगे। अब यहाँ नेम में आपको बताइए, हर एक मिनट में या जब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो क्या इसके अंदर डेटा आपको चेंज किया जा रहा? नहीं। जब आप, लेकिन एज में क्या हो रहा? हर एक लाइन में डेटा चेंज हो रहा। इसमें क्या, अभी थोड़े ही देर पहले 23 स्टोर किया था, उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो उसके अंदर एज के अंदर 24 स्टोर हुआ, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर उसके अंदर 20 स्टोर कर दिया, फिर फाइनली जो कुछ नहीं हुआ प्रिंट करने के बाद, फिर जो भी था वो सारा डिलीट कर दिया, अब कुछ भी नहीं स्टोर्ड है। लेकिन फिर भी ये स्टैटिक में आदिल आईटी हर टाइम पर स्टोर्ड है। समझ में आया? तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में क्या डिफरेंस है, क्यों यूज करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट मिलती है, मेमोरी कैसे एलोकेट की जाती है, और इनको यूज कैसे करते हैं। ये देखिए, आदिल आईटी कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, एंड ये आई यूज सेपरेट, इसका डेटा सेपरेट, इसका डेटा सभी का डेटा ये आपका सेपरेट है। तो इसका मतलब इसके लिए इंस्टेंस मेमोरी क्रिएट की जाएगी और इसके लिए स्टैटिक मेमोरी। अगर इसके लिए इंस्टेंस मेमोरी क्रिएट करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम यही आएगी कि अननेसेसरी मेमोरी क्रिएट होगा सेम चीज़ों के लिए, जबकि हम क्या कर सकते हैं? एक ही मेमोरी क्रिएट करके सभी को असाइन कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ मुझे एक मेमोरी, एक वेरिएबल्स बनाने होंगे, क्या नाम से? Ctrl+C और ये Ctrl+V, आदिल आईटी इसके अंदर पास किया। और भी कहीं भी हमें अगर एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे? नेम नाम का वेरिएबल्स यहाँ, अगर इधर हमें दूसरे क्लास में दूसरे मेथड में एक्सेस करना है तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो स्कोप था यहीं तक है, यहाँ इसके बाद ख़त्म होगा। अगर क्लास लेवल बनाते हैं तो ये कॉमन हो जाएगा। कॉमन मतलब सारे पूरे क्लास में हम कहीं भी इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर, आ रहा है। और बाकी को ये लाइन, ये दोनों लाइन, ये तीनों लाइन अभी समझ में आई आज का? नैनिका, अमर, जैकी, साक्षी, सर आया। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट? जी सर आया। ठीक है, प्रैक्टिस करो। चलो फिर मिलते हैं कल आप लोगों से। हाँ, आप लोग रिवाइज करते रहो और छोटा मोटा प्रोग्राम बनाओ। अभी फिलहाल के लिए ये सारी चीज़ें अभी आगे आएंगी। अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट, मतलब जो बेसिक जो चीज़ें हमें रेगुलर यूज़ करना है उन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें रेगुलर यूज़ करनी है प्रोग्राम में। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ऐड करते जाएंगे। तो जो चीज़ें रेगुलर है पहले उसको क्लियर कर लेते हैं,
फिर उसके बाद आर्किटेक्चर, मेथड्स क्या है, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, कैसे डेटा मतलब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको मेथड में यूज करते हैं, मेथड कैसे कॉल किया जाता है, इनपुट पास कैसे करते हैं, आउटपुट कैसे रिटर्न देते हैं। तो ये सारी चीजें अभी देखेंगे, ठीक है। तो आपको दो चीजें अभी आपको फोकस करना है इस स्टेज में। फर्स्ट, स्टैटिक मेमोरी कैसे क्रिएट होती है और डायनेमिक मेमोरी कैसे क्रिएट होती है। मीन्स न्यू कीवर्ड से हमें इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट की जाती है, और स्टैटिक से जो होती है कॉमन फॉर ऑल डेटा, ठीक। देख जैसे कि मान लो हमारे पास, आप बताइए, सोच के बताइएगा स्मॉल सा, कि बैंक नेम अकाउंट होल्डर नेम अकाउंट नंबर IFSC branch balance और एड्रेस ईमेल, और ईमेल के बाद आधार नंबर, पैन नंबर, ये डिटेल्स है। इसमें आप बताइए कौन सा स्टैटिक वेरिएबल होना चाहिए, कौन सा नॉन स्टैटिक वेरिएबल। चलो फटाफट, अब बताना नहीं है, मैसेज टाइप करोगे तब मेरे को लगता है कि सुबह हो जाएगा आप लोगों को। एक काम कीजिए, आप लोग एक एक करके मुझे ही बता दीजिए स्टैटिक या नॉन स्टैटिक। तो मैं क्या करता हूँ, सभी को नोट डाउन कर दूंगा। सबसे पहले कौन बताएगा, बैंक नेम स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे या नॉन स्टैटिक? स्टैटिक सर। स्टैटिक, गुड। हमें मेरे कहने का मतलब ये है कि हर टाइम एक ही स्टूडेंट रेस्पॉन्स नहीं करेगा, सभी लोग को रेस्पॉन्स करना है एक एक टाइम पे, ठीक है। तो पहले अमर, अश्वनी, आयुष, जैकी, शादान, साक्षी। तुम लोग क्या कर रहे हो यार? शादान, साक्षी, बाकी लोग चले गए क्या? शादान, तुम्हारी क्लास खत्म है ना? तो तुम्हारी क्लास नहीं है आज, ये कोर जावा की क्लास चल रही है। हेलो, ये कोर जावा की बेसिक क्लास है, तुम्हारी क्लास खत्म हो गई है। हाँ, और बाकी लोग चले गए क्या? बड़ा जल्दी चले गए यार। बताओ स्टैटिक, अमर बताओ इसके बाद। स्टैटिक वेरिएबल अकाउंट होल्डर नेम, अमर। नॉन स्टैटिक अकाउंट नंबर, साक्षी। हाँ जी सर। अकाउंट नंबर, सर स्टैटिक। अच्छा, IFSC कोड। सर क्या नहीं समझ में आया क्वेश्चन? सर ये याद नहीं। क्या याद नहीं?
क्या बोल रहे हो? अरे ये बताओ, बैंक नेम, अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच, बैलेंस, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये आपको बताना है कि किस टाइप का वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, अच्छा स्टैटिक सर, या वो नॉन स्टैटिक? सर नॉन स्टैटिक। किसका? अकाउंट नंबर सर या वो तो आईएफएससी? स्टैटिक है। सर वो स्टैटिक है। अच्छा, अकाउंट नंबर स्टैटिक, आईएफएससी कोड नॉन स्टैटिक। सर वो भी स्टैटिक है। अच्छा, ये भी स्टैटिक, सही है। और बताओ ब्रांच, तुम ही बताओ, ब्रांच बताओ, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक? हाँ, नैनिका नंदन, नैनिका है कि चली गई? नैनिका सोचो कि क्लास ओवर बोल दिया सर तो पढ़ा तुरंत चाहे जाए, भूख लगी, खाना खाया जाए पहले, है ना? वैसे भी 2 घंटा हो गया क्लास का, मैं समझ सकता हूँ। क्यों, भूख लगी है क्या यार आप लोगों को? 10-5 मिनट और, बताओ फटाफट। चलो, क्या नाम है? अमर, आप बताओ। ब्रांच स्टैटिक। ब्रांच वेरिएबल बना रहे हैं, तो किस टाइप का बनाओगे आप, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक? साक्षी स्टैटिक तो बोल रही स्टैटिक। सर, स्टैटिक ही होगा। स्टैटिक, ठीक है। जैकी, बैलेंस बताओ। बताओ जैकी। मैसेज मैं अभी नहीं देख पाऊंगा, अभी रेस्पॉन्स करो। मैसेज किसको नहीं दे रहा ना मैसेज, हाँ रेस्पॉन्स करो यार। बताओ। अश्वनी, आप बताइए, बैलेंस स्टैटिक या नॉन स्टैटिक? गुड, बढ़िया है यार। अभी बताया, अभी भूल गए आप लोग। बैलेंस वेरिएबल में आपका बोल रहे हो कि स्टैटिक है, कैसे स्टैटिक है? क्या सभी का बैलेंस इसी वेरिएबल में एक ही सभी के लिए रहेगा? जो भी आपका बैलेंस होगा वो आपके फ्रेंड में भी होगा और नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक रहेगा ना? क्या यार तुम लोग, यस नॉन सर। स्टैटिक मतलब सभी का डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्टोर होगा ना बैलेंस। ये नहीं कि आपका 5000 है तो सभी का 5000 ही होगा, है? जिस बैंक में आप बैलेंस आप चेक करेंगे तो उसमें क्या सबका सेम दिखाएगा? नहीं ना, सबका अलग अलग होगा। इसका मतलब नॉन स्टैटिक। अब समझो, एनालाइज करो यार, जिसका डेटा सबका डिफरेंट होना चाहिए। ब्रांच स्टैटिक होना चाहिए, नॉन स्टैटिक? ब्रांच नेम स्टैटिक, क्योंकि नॉन जिस नॉन स्टैटिक क्यों, तुम्हारे ब्रांच जो होगी सबका अलग अलग होगा। और जिस बैंक में आपने अकाउंट ओपन करवाया है तो उसमें सभी के पासबुक में उसके जो ब्रांच डालेंगे सभी का सेम ही ब्रांच डलेगा। बोलो नो सर। यस सर। नो सर, यस सर। सर, एक ब्रांच पे तो सेम ही रहेगा ना सर, हाँ, तो तो जो इसे ब्रांच है स्टैटिक ही आपका बोलेंगे ना। तो स्टैटिक होगा, ठीक है। स्टैटिक मतलब सभी के जितने भी पासबुक वहां से प्रिंट होंगे, 100 कस्टमर है, 200, 400, 1000 या 10,000 जो भी कस्टमर होंगे उस बैंक के, तो सारे बैंक के कस्टमर के पासबुक के ब्रांच नेम सेम ही होगा ना, क्या तो अलग अलग सर होगा? एक कंफ्यूजन है। हाँ सर, अगर बैंक के व्यू से देखेंगे तो सर ये नॉन स्टैटिक होगा। हाँ, तो आप एप्लीकेशन किसके लिए और क्रिएट कर रहे हैं? स्कूल के लिए? जी सर, तो तो अरे फिर तो स्टैटिक इस होगा सर। हाँ तो तो फिर स्टैटिक होगा। बैंक के लिए सर क्रिएट कर रहे हैं ना। हाँ तो बैंक का नेम, बैंक अकाउंट होल्डर तो स्कूल में तो चाहिए नहीं। सब ये ऑब्जेक्ट वहां पास उनका डेटा स्टोर कराना होगा ना रजिस्ट्रेशन के लिए। सर तो ये बैंक के व्यू से, हाँ सर ये बैंक के व्यू से तो नॉन स्टैटिक होगा ना, क्योंकि ब्रांच तो एक होंगे नहीं।
ब्रांच तो अलग अलग होंगे ढेर सारे। अरे समझो, जैसे कि आपने एक बैंक के लिए एप्लीकेशन बनाया है, कौन सा है? स्टेट बैंक शहडोल, या फिर आपका कौन सा है? HDFC बैंक आपका कौन सा है? कोई भी एरिया, जैसे कि आपका इलाहाबाद है तो इलाहाबाद में आपका ब्रांच क्या लगेगा? आपका इलाहाबाद। ठीक है, तो वो स्टैटिक होगा। स्टैटिक इसलिए है क्योंकि जितने भी आपके उस बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा है या फिर बैंक ऑफ जो भी आपका है महाराष्ट्र, तो वो इलाहाबाद ब्रांच आपका सभी के पासबुक में आएगा। अब आप बोलोगे कि सर एक ब्रांच HDFC का यहाँ है यूपी में, दूसरा MP में भी है HDFC, तीसरा MP, अरे वो तो है MP, लेकिन वो क्या सभी कस्टमर के लिए हमेशा चेंज होता है कि या नहीं? आप जिस बैंक के यूजर होंगे तो आपका डेटा चेंज होगा ना, ब्रांच थोड़ी चेंज होगा। वो जब हम कंप्यूटर में जब इंस्टॉल किया जाता है, जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन टाइम पे, उस टाइम पे हम फिक्स करेंगे क्या? डेटा। डेटा क्या फिक्स होगा? फिर ब्रांच का नेम सर आपका जो इलाहाबाद है वो फिक्स हो गया, ब्रांच का नेम बार बार चेंज क्या करना है उसको? दूसरा पे ब्रांच होगा तो दूसरे के ब्रांच का डेटा फिक्स हो जाएगा, वो तो चेंज होगा नहीं। बोलो यार, समझो, लॉजिक समझो। अरे जिस बैंक में आपका अकाउंट है, तो आपका आज जो आपका अकाउंट है, आपके मम्मी का भी उसी में अकाउंट है, तो दोनों का ब्रांच नेम हमेशा सेम रहता है या अलग अलग रहता है? बताओ। सेम रहेगा सर, सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा ना, आप समझ में आए? अरे तो जिसके जितने भी होंगे, आप 10 लोगों को भी अकाउंट ओपन करवाएंगे अपने बैंक में, तो भी उनका ब्रांच नेम सेम रहेगा, लेकिन क्या दोनों का बैलेंस सेम रहेगा? दोनों का नेम सेम होगा, अकाउंट नंबर सेम होगा, ईमेल आईडी एड्रेस सेम होगा, आधार नंबर पैन कार्ड सेम होगा? बोलो। नहीं। तो सिंपल चीजें हैं, जो चीजें सेम होंगी सभी के पासबुक में वो स्टैटिक है, जो चीजें सेम नहीं होगी नॉन स्टैटिक है। और आप बात कर रहे हो कि ब्रांच तो अलग अलग एरिया में अलग अलग, सबके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, वो तो इंस्टॉलेशन है ना। उस टाइम पे हम स्टैटिक डेटा फिक्स कर रहे हैं कि ये ब्रांच कौन सा है, शहडोल, तो वो शहडोल है। या फिर दिल्ली का ब्रांच का जो भी आपका है, वाराणसी ब्रांच है, SR नगर ब्रांच है, तो वो नाम है, वो नाम हम फर्स्ट टाइम उसके अंदर क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है नाम। जैसे कि इसमें मैंने आदिल IT डाला, तो ये स्टैटिक आदिल IT हमने अभी इसके अंदर इंसर्ट करा दिया है कि ये स्टैटिक है। अभी हमें चेंज करना होगा दूसरे जगह, हमने कुछ और बार दिया, ठीक है, ये कुछ चीजें अपडेट की AIT, तो ये तो स्टैटिक होगा, फिर से अब सभी के लिए ये कॉमन हो जाएगा। ये दूसरे जगह ब्रांच होगी तो दूसरी जगह होगा। आपको समझ में आया? अरे ये स्टैटिक डेटा है ना, जब चाहे तब चेंज कर दो, लेकिन एक बार चेंज हो गया तो सभी के लिए सेम होगा। वन टाइम इंस्टॉलमेंट क्या इंस्टॉलेशन है, एक बार इंस्टॉलेशन टाइम पे फिक्स किया जाता है। जैसे कि IFSC कोड जब एक बार क्रिएट हो गई तो आपको बार बार चेंज होगा क्या? लेकिन आप बोलोगे कि नहीं सर इस बैंक का तो IFSC कोड अलग होता है, उसका अलग होता है, वो तो सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, स्टैटिक डेटा फिक्स किया जाता है। समझ में आया? तो ये स्टैटिक होगा, IFSC कोड स्टैटिक, अकाउंट नंबर आपका स्टैटिक होगा। साक्षी, अकाउंट नंबर स्टैटिक होगा? समझ रहा हूँ यार, भूख लग रही है आप लोगों को, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन रेस्पॉन्स तो दे दो, तो 2 मिनट का टाइम है, फिर उसके बाद कल मिलेंगे। साक्षी भी चली गई, देखिए सबको भूख लग रहा। अच्छा, ये आपका नॉन स्टैटिक। नेक्स्ट आयुष बताओ, एड्रेस। एड्रेस क्या होगा? एड्रेस आपका, अब शहडोल ब्रांच का देखोगे, जो भी आपका बैंक ब्रांच का है तो वो फिक्स्ड भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पास एड्रेस जो जो आपका पासबुक में आएगा वो सभी का डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस होगा। तो यहाँ पास उसका एड्रेस नहीं पूछा जा रहा, क्या है यहाँ पास, क्या पूछा जा रहा, ऑब्जेक्ट का, मीन्स कस्टमर का एड्रेस, ठीक है। क्योंकि कस्टमर का ब्रांच होगा, कस्टमर का IFSC कोड, कस्टमर का वो, लेकिन जो डिटेल प्रोवाइड की जाएगी वो किसकी रहेगी? बैंक का नेम वो बैंक का रहेगा, IFSC कोड बैंक का रहेगा, और बैंक अवेलेबल कहाँ है वो ब्रांच का, ठीक है। तो इसलिए आपका नॉन स्टैटिक, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ NS।
एनएस नॉन स्टैटिक। ईमेल किसका है? नॉन स्टैटिक। ईमेल आपका नॉन स्टैटिक। पैन, आधार नॉन स्टैटिक। ये सारी चीज़ें नॉन स्टैटिक। तो नॉन स्टैटिक का मतलब क्या है कि ये जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसमें नॉन स्टैटिक डेटा को वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। नॉन स्टैटिक को डेटा कब प्रोवाइड की जाएगी? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तब। ठीक है। नॉन स्टैटिक डेटा कब मेमोरी मिलेगी? अरे जब हमारे पास कोई कस्टमर अकाउंट ओपन कराने आएगा तभी तो डेटा मिलेगा, तभी तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। नहीं आया तो नहीं क्रिएट होगा। लेकिन इंस्टॉलेशन टाइम पर स्टैटिक डेटा को वैल्यू हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्या वैल्यू प्रोवाइड करेंगे? बैंक का नेम क्या है, एफएससी कोड, ये सारी चीज़ें पहले से फिक्स होंगी। जैसे कि नया कस्टमर आएगा तुरंत ये भी डेटा प्लस उसका नया डेटा प्रिंट होगा। ठीक है, कल डिस्कस कर लेंगे। आज की हेलो हेलो, आ रही आवाज? आयु यस सर। ठीक है, यस सर, आ रही है। ठीक है। एक दो दिन मेरे को लग रहा है कि आप भी रेस्ट करो, मुझे भी रेस्ट कर ले दो, तबीयत डिस्टर्ब होती जा रही है। तो सोच रहा हूँ आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। थर्सडे फ्राइडे सोचा अभी ऑफ कर दूं, सैटरडे से आप लोगों की क्लास ले लो यार। क्योंकि मेरा ठीक है गला सर। सही नहीं हो पा रहा है ना। फ्राइडे से सॉरी थर्सडे, सैटरडे संडे से लेता हूँ, क्योंकि एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर छुट्टी देता हूँ दूसरे दिन सही हो जाता है, फिर अभी देखो फिर प्रॉब्लम हो गई, सही नहीं हो पा रहा, फिर बाद में सर प्रॉब्लम हो स्टेप्स जाएगी। लीजिए। तो 2 दिन आपका ऑफ रहेगा। सैटरडे स्टेप्स ले रहा हूँ यार, सही नहीं हो रहा स्टेप्स, पूरा और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इससे। बहुत स्टेप्स खा चुके हैं। ठीक, सिरप भी है, बहुत सारा सिरप लेके आओ, सही हो जा रहा है, ऐसा नहीं है, सही हो रहा। लेकिन 4 घंटा क्लास कंटिन्यू बोलना, फिर से वो हो जा रहा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा, रेस्ट नहीं मिल पा रहा। तो वही रेस्ट करना थोड़ा जरूरी है अभी। और सर कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन बंद कर दीजिए। हाँ, बाकी रिवाइज कर लो आप लोग, और बैच में अनाउंस कर देना कि सैटरडे से क्लास चलेगी। और एक काम कर लेना कि अगर हो सके तो न्यू बैच का भी पता करो, न्यू बैच स्टूडेंट से बात कर लो आप लोग। 11 तारीख से मुझे स्टार्ट करना है नया बैच कोर जावा का ही। ठीक है। ओके सर।